हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज धर्मेंद्र सदानी एंड वेलकम टू माय चैनल स्कैरसिटी। आज हम बात करेंगे इकोनॉमिक्स के एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक लागत के बारे में। लास्ट वीडियो में जो मेरी लास्ट वीडियोस थी उनमें मैंने आप लोगों को उत्पादन और उत्पादन फलन के बारे में बताया था कि किसी भी कंपनी के अंदर जब हम प्रोडक्शन करते हैं तो प्रोडक्शन कैसे होता है, प्रोडक्शन किन किन साधनों की वजह से होता है, अल्पकाल क्या होता है, दीर्घकाल क्या होता है, ऐसे कई सारे टॉपिक्स को हमने लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था। आज हम पढ़ेंगे कि लागत का मतलब क्या होता है। लागत का मतलब होता है खर्च, लागत का मतलब होता है व्यय। जैसे मान लेते हैं कि मेरी एक कंपनी है जो इस तरीके की मार्कर का प्रोडक्शन करती है, तो मेरी उस कंपनी ने इस मार्कर के प्रोडक्शन पे, इस वस्तु को बनाने पर जितना भी खर्च किया है, जितना भी व्यय किया है, उसी व्यय को, उसी खर्च को क्या कहते हैं? लागत। तो लागत की परिभाषा क्या हुई? किसी वस्तु या सेवा के निर्माण पर किया गया व्यय, किया गया व्यय या किया गया खर्च क्या कहलाती है? लागत कहलाती है। ठीक है, अब हम बात करेंगे लागत के प्रकार की। लागत के कई सारे प्रकार होते हैं, जैसे कि मौद्रिक लागत, अमौद्रिक लागत, अवसर लागत, सामाजिक लागत, व्यक्त लागत, अव्यक्त लागत, उत्पादन लागत और विक्रय लागत। तो एक एक करके हम इनको समझेंगे कि ये लागतें क्या होती हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे मौद्रिक तथा अमौद्रिक लागतों की। तो पहले हम बात करते हैं मौद्रिक लागत की। मौद्रिक लागतें वे लागतें होती हैं जो उत्पादक द्वारा मुद्रा के रूप में वहन की जाती है, अर्थात व्यापारी द्वारा या उत्पादक द्वारा जो खर्चे मुद्रा के रूप में किए जाते हैं, मनी के टर्म्स में किए जाते हैं, वे कौन सी लागतें कहलाती हैं? मौद्रिक लागतें। यानी कि इस वस्तु को बनाने के ऊपर जो मैं सैलरी पे कर रहा हूं, जो मेरे पास वर्कर्स काम कर रहे हैं, जो मजदूर काम कर रहे हैं, मैं उनको जो वेतन दे रहा हूं, मैं उनको जो मजदूरी दे रहा हूं, या मैं जो लाइट का बिल भर रहा हूं, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे कर रहा हूं, तो वो सारी लागतें मेरी मौद्रिक लागतें कहलाएंगी। क्यों? क्योंकि उनका व्यय मैं मुद्रा के रूप में कर रहा हूं। लेकिन कई बार वस्तुओं के निर्माण पर ऐसी लागतें आ जाती है जिनका भुगतान हमें मुद्रा के रूप में नहीं करना पड़ता, उनका भुगतान हमें वस्तुओं व सेवाओं के रूप में करना पड़ता है, तो वे अमौद्रिक लागतें कहलाती है। अर्थात वे लागतें जिनका भुगतान मुद्रा के रूप में न करके वस्तुओं व सेवाओं के रूप में किया जाता है, वे अमौद्रिक लागतें कहलाती है। जैसे मान लो कि मैं ट्यूशन पढ़ाने के लिए कोई रूम मैंने किराए पर लिया, और जो मैंने रूम किराए पर लिया है, तो मैं मकान के मालिक को वह, अगर मैं मुद्रा के रूप में भुगतान कर रहा हूं, यदि मैं मकान के मालिक को मुद्रा के रूप में भुगतान कर रहा हूं, तो यह मेरी मौद्रिक लागत है। और यदि मकान का मालिक मुझे यह कहता है कि सर एक काम करिए, आप मेरे बच्चे को ट्यूशन पढ़ाइए और बदले में आप इस रूम का प्रयोग कर सकते हैं, मुझे आपसे कोई भी किराया नहीं चाहिए, बदले में आप मेरे बच्चे को ट्यूशन पढ़ा दीजिए। यानी कि मैं उस रूम का रेंट जो है, उस रूम का किराया है, वो भुगतान तो कर रहा हूं, लेकिन मुद्रा के रूप में ना करके मैं उसके बच्चे को ट्यूशन पढ़ा के कर रहा हूं, यानी मैं मेरी सेवाएं प्रदान करके उसका भुगतान कर रहा हूं। यानी कि ये मेरी कौन सी लागत कहलाएगी? अमौद्रिक लागत। तो मौद्रिक लागतें वे लागतें होती हैं जिनका भुगतान मुद्रा के रूप में किया जाता है, और अमौद्रिक लागतें वे लागतें होती हैं जिनका भुगतान मुद्रा में न करके वस्तुओं व सेवाओं के रूप में किया जाता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे व्यक्त लागतों तथा अव्यक्त लागतों की। व्यक्त लागतें वे लागतें होती हैं जिनको उत्पादक द्वारा लेखा पुस्तकों में दर्शाया जाता है। इनको हम एक्सप्लिसिट कॉस्ट भी कहते हैं, इंग्लिश में इन्हें एक्सप्लिसिट कॉस्ट कहा जाता है। तथा अव्यक्त लागतें वे लागतें होती हैं जिनको उत्पादक द्वारा लेखा पुस्तकों में नहीं दर्शाया जाता। अब ये व्यक्त लागत क्या है और अव्यक्त लागत क्या है? वापस से एग्जांपल लेते हैं कि मैंने ट्यूशन पढ़ाने के लिए एक रूम किराए पर लिया है, और अगर मैं उस रूम का किराया भुगतान कर रहा हूं किसी व्यक्ति को, तो यह मेरा खर्चा है, इसे मुझे दर्शाना पड़ेगा मेरी लेखा पुस्तकों में कि मुझे इतना मेरा खर्चा हुआ। ठीक है, लेकिन मान लो कि अगर ये रूम मेरा ही होता तो मुझे किसी को भुगतान करने की जरूरत नहीं है ना। तो अगर ये मैं इस रूम का मालिक खुद होता, स्वयं होता, तो इस रूम का किराया मेरे लिए क्या होता? अव्यक्त लागत, क्योंकि मुझे उसको कहीं दर्शाना नहीं पड़ता। लेकिन अगर ट्यूशन पढ़ाने के लिए रूम मैंने किसी अन्य व्यक्ति से लिया है, तो उसको जो मैं भुगतान कर रहा हूं वह मैं मेरी लेखा पुस्तकों में दर्शाऊंगा कि मैंने इतना खर्चा किया। यानी कि उत्पादक द्वारा जो खर्चा लेखा पुस्तकों में दर्शाया जाता है उन्हें कहते हैं व्यक्त लागतें, और जिन खर्चों को व्यक्त नहीं किया जाता उनको कहते हैं अव्यक्त लागतें। जैसे कि स्वयं के मकान का किराया, स्वयं की मजदूरी, ठीक है, आदि खर्चों को लेखा पुस्तकों में नहीं दर्शाया जाता, तो इन्हें अव्यक्त लागतें कहा जाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं उत्पादन लागत की और विक्रय लागत की। अब ये उत्पादन लागतें क्या होती हैं और विक्रय लागतें क्या होती हैं? तो सबसे पहले समझिए उत्पादन लागत। किसी वस्तु के निर्माण पर, किसी वस्तु के निर्माण पर किया गया व्यय उत्पादन लागत कहलाती है। किसी वस्तु के निर्माण पर किया गया व्यय क्या कहलाती है? उत्पादन लागत। और उस वस्तु के विक्रय को बढ़ाने के लिए,
उस वस्तु के विक्रय को बढ़ाने के लिए जो खर्चा किया जाता है उसे कहते हैं विक्रय लागत। समझिए, मान लेते हैं इस मार्कर को बनाने पर मुझे प्लास्टिक का खर्चा आएगा, कलर का खर्चा आएगा, अंदर जो स्पेस है उसका खर्चा आएगा। तो इस वस्तु को बनाने के ऊपर उसके मैन्युफैक्चरिंग पर जितनी भी मेरी कॉस्ट आ रही है वह मेरी क्या कहलाएगी? उत्पादन लागत। मान लो मेरी कंपनी जैसा बोर्ड बनाती है, तो इस बोर्ड को बनाने पर मेरी कंपनी ने जितना पैसा खर्च किया वह क्या कहलाएगी? उत्पादन लागत। अब बोर्ड तो बनकर तैयार हो गया, मार्कर बनकर तैयार हो गया, अब मेरी कंपनी क्या चाहती है? इसका विक्रय को बढ़ाना है। तो इन वस्तुओं के विक्रय को बढ़ाने के लिए मैं क्या करूंगा? एडवर्टाइजमेंट करूंगा, है ना, बड़े बड़े बैनर्स लगवाऊंगा, होल्डिंग्स लगवाऊंगा, इनकी प्रमोशन करूंगा, ठीक है, अखबार में, न्यूज़पेपर में आर्टिकल्स दूंगा, ठीक है ना। तो उसके विक्रय को बढ़ाने के लिए मैंने जितना भी खर्चा करा वो विक्रय लागत कहलाती है। और लास्ट अंतिम दो होती है सामाजिक लागत और अवसर लागत। तो सबसे पहले आप समझते हैं सामाजिक लागत। सामाजिक लागतें वे लागतें होती हैं जो उत्पादन प्रक्रिया के दौरान समाज को अप्रत्यक्ष रूप से या परोक्ष रूप से क्या करनी पड़ती है? वहन करनी पड़ती है। देखो, जब भी किसी वस्तु का उत्पादन होता है ना, तो कई ऐसी वस्तुएं होती है जिनके उत्पादन के समय हमें हानि पहुंचती है, जैसे धुएं से हानि, प्रदूषण से हानि, है ना। जो वो केमिकल निकलकर नदी नालों में जा रहा है तो वो नदियों को प्रदूषित करेगा ही, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, जो धुआं निकल रहा है वो वायु प्रदूषण करेगा। तो जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, है ना, भूमि प्रदूषण या ध्वनि, बड़ी बड़ी जो मशीनें चलती है तो उसमें से ध्वनि निकलती है, नॉइस पॉल्यूशन होता है। तो ऐसे प्रदूषण से जो समाज को जो हानि उठानी पड़ती है उन्हें हम सामाजिक लागतें कहते हैं, ठीक है। और लास्ट है हमारी अवसर लागत। अवसर लागत को वैसे मैं समझा चुका हूं चैप्टर फर्स्ट के अंदर, मैं वापस से बता देता हूं कि उत्पादन के किसी साधन को वर्तमान प्रयोग में बनाए रखने के लिए दिया जाने वाला न्यूनतम प्रतिफल ताकि वह दूसरे के प्रयोग में न जा सके, उसे उस साधन की अवसर लागत कहते हैं। अर्थात एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं। मान लेते हैं कि दो फर्म है, एक है फर्म ए और एक है फर्म बी। किसी शहर में दो फर्म है। जो फर्म ए है वहां पर जो मजदूर काम कर रहे हैं उनको 300 रुपए पर दिन की मजदूरी मिल रही है, पर डे उनको 300 रुपए मिल रहे हैं। और जो फर्म बी है वहां पर मजदूरों को 500 रुपए पर दिन के मिलते हैं, एक दिन में 500 रुपए मिलते हैं, ठीक है। अब अगर ऐसा ही चलता रहा तो फर्म ए के जितने भी मजदूर है वो कहां चले जाएंगे? फर्म बी पे चले जाएंगे। तो उत्पादक को क्या करना चाहिए? श्रमिक को, इस श्रम को 200 रुपए और मजदूरी बढ़ाकर देनी चाहिए, 200 रुपए बढ़ाकर देने चाहिए। तो ये जो 200 रुपए है, इसी 200 रुपए को हम कहते हैं अवसर लागत। तो परिभाषा को समझिएगा, उत्पादन के किसी साधन को, श्रमिक क्या है? उत्पादन का साधन है। तो उत्पादन के किसी साधन को वर्तमान प्रयोग में बनाए रखने के लिए, कि भाई तू यही काम करता है, तुझे दूसरे के पास जाने की जरूरत नहीं है। उत्पादन के किसी साधन को वर्तमान प्रयोग में बनाए रखने के लिए दिया जाने वाला न्यूनतम प्रतिफल ताकि वह दूसरे के प्रयोग में न जा सके, ताकि वह दूसरे के प्रयोग में न जा सके, उसे उस साधन की क्या कहते हैं? अवसर लागत कहते हैं। तो ये थे लागत के प्रकार। मेरी नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन लागतों के बारे में समझाऊंगा, जैसे कि कुल लागत, औसत लागत और सीमांत लागत। आई होप आप लोगों को ये टॉपिक समझ में आया होगा। अगर इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू गाइस।